फर्स्ट अटेम्प्ट में जेआरएफ एग्जाम क्लियर करूंगा। मैं प्रतिज्ञा करता हूँ अपने नोट साथ साथ पूरे करूंगा। मैं प्रतिज्ञा करता हूँ विश्व में योग का पताका फहराऊंगा। मेरी संकल्प शक्ति सुदृढ़ है, पवित्र है, अबाध्य है। ओम ओम ओम। मैं अपनी संकल्प शक्ति से सब कुछ कर सकता हूँ। ओम ओम ओम। मेरे पास अजय मनोबल है। ओम ओम ओम। शांति ही शांति ही शांति। दोनों हाथों को मिलाएं, हाथों को रख करें, अपनी आंखों पर लगाएं, धीरे से आंखें खोलें। सभी को सादर प्रणाम। कल हमने सिर्फ इंट्रोडक्शन दिया था और उसकी रिकॉर्डिंग भी मिल चुकी है। आप रिकॉर्डिंग सुन लेना क्योंकि सिलेबस बहुत है। मैं आगे बढ़ता हूं। आज हम पढ़ेंगे सेल। सेल क्या है, उसके पार्ट्स क्या हैं अलग अलग, और समय अगर रहा तो सेल डिवीजन भी मैं आज ही कराऊंगा आपको। मैं स्क्रीन प्रेजेंट कर रहा हूं, कोई बता देंगे मेरी स्क्रीन को। प्रेजेंट हो रही है। प्रेजेंट है सर। ये बुक आपके पास है, मानव शरीर रचना एवं क्रिया विज्ञान। इसका पेज नंबर 30 पे आप साथ साथ में भी निकाल लेंगे तो आपको ज्यादा आसानी रहेगी। कि देखिए सेल क्या है कि मानव शरीर असंख्य सूक्ष्म इकाइयों से मिलकर बना है, इनको सेल कहते हैं। मेन क्या है कि हमारी यूनिट है ये मेन। जैसे कि घर को बनाने की मेन यूनिट ईंट होती है, उसी प्रकार हमारे शरीर को, या हमारे नहीं, हर कोई भी प्राणी क्यों ना, एनिमल से क्यों ना हो, सबकी जो जीवधारी है, जिनके अंदर श्वसन क्रियाएं होती हैं और जो मूवमेंट कर सकते हैं, उनकी बेसिक यूनिट सेल होती है। और ये लाखों करोड़ों में होती है। ये शरीर की रचनात्मक एवं क्रियात्मक एवं रचनात्मक को बोलते हैं स्ट्रक्चरल, अर्थात इसकी वजह से ही हमारे बॉडी का स्ट्रक्चर बनता है। और क्रियात्मक मतलब फंक्शनल, इसकी वजह से ही बॉडी के अंदर और एक्टिविटीज होती हैं। अब मैं आपको स्क्रीन से दिखाना चाहूंगा थोड़ा सा सेल के अलग अलग ऑर्गेन्स में से आप नजर निकाल लेंगे। ये आपको विजिबल होगा, ये सेल का स्ट्रक्चर दिया गया है कि सेल यानी कि कोशिका। देखिए आप बाहर से आप दिखाई दे रहे हैं कि बाहर डॉट डॉट से ये छिद्र से दिखाए गए हैं। ये बाहर का एक आवरण है इसका, इसको सेल मेम्ब्रेन कहते हैं। इनमें पोर्स होते हैं। इन पोर्स का कार्य होता है कि जो जरूरी चीजें इसके सेल के अंदर आएंगी और जो जरूरी नहीं होंगी तो ये पोर्स अपने आप बंद भी हो जाएंगे, अपने अकॉर्डिंगली ये खुलेंगे और बंद हो जाएंगे। ये जो बाहर का जो कवरिंग है इसको सेल मेम्ब्रेन कहते हैं, अर्थात कोशिका भित्ति। ये दिया भी है, रहा सेल मेम्ब्रेन। जो बाहर का जो आवरण है वो सेल मेम्ब्रेन है। अब इसके अंदर का जो लिक्विड है, जो सारी चीजें आपको दिखाई दे रही हैं, ये अंदर के जो प्रोडक्ट जितने भी हैं, ये सारे के सारे, इनको बोलते हैं साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म, और इसको साइटोप्लाज्म को हिंदी में कहते हैं कोशिका द्रव्य, कि अर्थात कोशिका के अंदर पाए जाने वाला द्रव्य, पाए जाने वाला फ्लूइड, उसको कोशिका द्रव्य कहते हैं। अब हर सेल के अंदर ऑलमोस्ट, हर एक नहीं, ऑलमोस्ट सेल में न्यूक्लियस होता है। न्यूक्लियस जिसको केंद्रक कहते हैं, ये रहा इसका न्यूक्लियस, ये दिया हुआ है। ये जो है, ये अंदर एक और छोटी सी आपको दोबारा से दिखाई दे रहा होगा, ये न्यूक्लियस है।
और न्यूक्लियस के अंदर भी कई चीजें होती हैं। तो आज हम ये जानेंगे कि सेल मेम्ब्रेन क्या होती है, उसका क्या फंक्शन होता है, साइटोप्लाज्म क्या है, उसके अंदर के जितने भी ऑर्गेनेल्स हैं उनको आज हम स्टडी करेंगे, और न्यूक्लियस को भी आज हम स्टडी करेंगे। आप ये स्ट्रक्चर अपनी आंखों में बिठा लीजिए, आपको बड़ा आसानी होगा। ये देखो स्ट्रक्चर, ये जो ब्लू कलर में, ऑलमोस्ट ये रेड कलर का होता है, यहाँ पे ब्लू कलर का दिखाया हुआ है, ये माइटोकॉन्ड्रिया है, माइटोकॉन्ड्रिया। और ये आपको दिखा रहा, ये दिखाई दे रही होंगी, इसको बोलते हैं गोल्जी अपार्टस, गोल्जी अपार्टस। अभी अपनी नजरों में से निकाल लीजिए, जब पढ़ेंगे तब आपको आसानी हो जाएगी। और मेन मेन चीजें हम पढ़ते हैं, ये रहा, ये जो दिखाई दे रहा है सेंट्रोसोम, और सबसे जरूरी रहते हैं सेंट्रियोल, सेंट्रियोल सबसे जरूरी होती है ये वाली। इनका काम होता है कि सेल जब, सेल डिवीजन में इसका बहुत बड़ा वर्क होता है, इसके बिना सेल डिवीजन हो ही नहीं सकता। लाइसोसोम, लाइसोसोम ये रहा। राइबोसोम्स, ये छोटे छोटे डॉट से जो दिखाई दे रहे हैं, इनको राइबोसोम्स, इनमें आरएनए पाया जाता है, प्रोटीन फैक्ट्री बोलते हैं इसको। ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और ये दो तरीके का होता है, एक होता है स्मूथ, एक होता है रफ। देखो ये यहाँ पे दिखाया हुआ है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, रफ, रफ को ध्यान दीजिए, रफ यानी कि खुरदरा, ये रफ है, और ये स्मूथ है, स्मूथ यानी कि चिकना। अब ये जो अंदर एक छोटी सी और बॉल दिखाई दे रही है, इसको कहते हैं न्यूक्लियस, केंद्रक है ये। अब केंद्र के अंदर भी एक संरचना होती है, उसको न्यूक्लियोलस बोलते हैं। और केंद्र के अंदर पाए जाने वाले लिक्विड को, जैसे कोशिका के अंदर पाए जाने वाले लिक्विड को क्या कहते हैं, कोशिका द्रव्य, उसी प्रकार केंद्र के अंदर पाए जाने वाले लिक्विड को केंद्रक द्रव्य कहते हैं। वो हम पढ़ेंगे धीरे धीरे। अब हम आते हैं बुक के ऊपर। अच्छा रुको, उसी में आते हैं। ये आपको दिखाई दे रहा है कि सेल मेम्ब्रेन का वर्क क्या है। सेल मेम्ब्रेन बाहर का आवरण है, उसको सेल मेम्ब्रेन कहते हैं। सेल के तीन टाइप हैं मेनली, सेल मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म एंड न्यूक्लियस। अब सेल मेम्ब्रेन के मेनली तीन वर्क होती हैं ये। पहला वर्क होता है कि कोशिका के कोमल संरचनाओं की सुरक्षा करना। इसको आप इस तरीके से समझो जैसे हमारी स्किन है, बाहर से प्रोटेक्शन करती है, जरूरी चीजें अंदर भी जाती है और बाहर भी आती है, स्किन से पसीना जैसे बाहर आता है। इसी प्रकार ये जो सेल का स्ट्रक्चर है, ये जिसके चारों तरफ से जो कवरिंग होती है, जो बाहर से प्रोटेक्ट करके रखती है इसको, उसको सेल मेम्ब्रेन कहते हैं। सेल मेम्ब्रेन यानी कि कोशिका कला या कोशिका भित्ति, हिंदी में इसको कहते हैं। और ये बहुत ही लचीली होती है, जरूरी नहीं है कि हार्ड शेप में, ये अपने हिसाब से बहुत फ्लेक्सिबल होती है, छोटी बड़ी हो सकती है अपनी सिचुएशन के अकॉर्डिंग। दूसरा इसका सबसे बड़ा कार्य होता है कि ये बाह्य होएगा, टाइपिंग मिस्टेक लग रही है, बाह्य उत्तेजनाओं को ग्रहण करना। मतलब कि बाहर से उत्तेजना, मतलब कि बाहर से सेंसेशन, जैसे कि हम साधारण समझे तो ठंडा गर्म या सुख दुख का एहसास होना, और भी आने वाले संकट सेल के ऊपर, जो बॉडी के अंदर होने वाले चेंजेस, जिनको साधारण हम नर्वस सिस्टम से समझते हैं, इसका जो, इसको पता लगाना, यानी कि सेल मेम्ब्रेन से होके वो चीजें अंदर जाएंगे, उसके हिसाब से फिर सेल्स ऑटोमेटिक, सेल्स के अंदर जो चेंज होने होंगे वो होते हैं। इसका तीसरा सबसे बड़ा काम होता है पोषक तत्व अंदर या त्याज्य पदार्थ बाहर जाते हैं। जैसे कि सेल को ऑक्सीजन की जरूरत है, तो ऑक्सीजन सेल के अंदर आ जाएंगी। पीछे दिखा रखा है दूसरे वाला स्ट्रक्चर से आसानी समझ में आएगा, ये पोर्स दिखाई दे रहे हैं आपको।
जो जरूरी चीजें होंगी इन पोर से अंदर चली जाएंगी, और जो सेल का भी वेस्ट होता है अपना, वो वेस्ट यहाँ से बाहर निकल जाएगा। मान लेते हैं ऑक्सीजन चाहिए सेल को, ऑक्सीजन शरीर के सेल के अंदर चली गई, और सेल के अंदर की CO2 वो यहाँ से बाहर आ गई। और भी कैल्शियम, मैग्नीशियम और भी जो चीजें, जो विटामिन जो चाहिए वो अंदर आ गए। सेल के अंदर भी बहुत सारे प्रोटीन का निर्माण होता है, सेल के अंदर एंजाइम्स का निर्माण होता है। अब वो सेल क्या करेगी, अपने पास थोड़ी रखेगी, उसको बाहर बॉडी को देगी। तो इन पोर से होते हुए वो चीजें बाहर निकलती है। तो इसका मतलब यही है कि गार्ड का काम करती है ये, जरूरी चीजों को अंदर डालेगी, जरूरी चीजों को बाहर डालेगी, एक्स्ट्रा चीजों को अंदर नहीं आने देगी। ये सेल मेम्ब्रेन का बेसिक वर्क है। साइटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म को हिंदी में कहते हैं कोशिका द्रव्य, अर्थात जो इसके अंदर जो लिक्विड फॉर्म में है, अंदर जितना भी आपको ये मटेरियल दिखाई दे रहा है न्यूक्लियस को छोड़ के, वैसे न्यूक्लियस के अंदर भी जो चीजें होती है वो साइटोप्लाज्म का ही एक भाग है वो, लेकिन फिर भी न्यूक्लियस को अलग से यहाँ पे नाम दे दिया गया। आप समझो कि बाहर जो चीजें हैं वो साइटोप्लाज्म में है, और ये सभी की सभी तैरती रहती है पानी में। जैसे माने कि स्विमिंग पूल में हमने बॉल फेंक दिया, कुछ गंदगी फेंक दिया, वो पानी में तैरती रहती हैं। ठीक इसी प्रकार सेल के अंदर लिक्विड होता है, और ये जो अलग अलग ऑर्गेन्स है, साइटोप्लाज्म है, राइबोसोम्स है, गोल्गी पार्टस है, माइटोकॉन्ड्रिया है, लाइसोसोम है, ये सेल के अंदर तैरते रहते हैं उस लिक्विड के अंदर। केंद्र के अतिरिक्त देखो, न्यूक्लियस को छोड़ के बाकी जो सेल के अंदर होता है उसको साइटोप्लाज्म कहते हैं। अब इसका, इसी की वजह से वृद्धि आएगा, वृद्धि का मतलब कि ग्रोथ, वृद्धि, श्वसन क्रिया, गतिशीलता, पाचन यानी डाइजेशन, उत्सर्जन यानी एक्सक्रिएशन, चयापचय यानी मेटाबॉलिज्म, और उत्तेजनशीलता मतलब कि सेंसिटिविटी, प्रजनन यानी कि रिप्रोडक्शन। ये जो सारे जो कार्य होते हैं साइटोप्लाज्म के अंदर ही होते हैं, अर्थात साइटोप्लाज्म मेन है पूरी सेल का। हमें सबसे ज्यादा क्वेश्चन भी साइटोप्लाज्म से ही पूछे जाते हैं एग्जाम में भी, और सबसे जरूरी भी साइटोप्लाज्म ही है। अब साइटोप्लाज्म के अंदर क्या क्या चीजें होती हैं, दो चीजें सबसे मेन होती है, एक बोलते हैं लिविंग, ऊपर आपको दिखाई दे रहा होगा लिविंग, और दूसरी होती है नॉन लिविंग। लिविंग यानी कि जो जीवित चीज हैं, और नॉन लिविंग यानी कि जो मृत चीजें हैं। अब लिविंग का मतलब कि जो एक्टिव हैं, जो अपने आप में मूवमेंट कर सकते हैं, उनको लिविंग कहते हैं। और जो अपने आप मूवमेंट या अपने आप एक्टिविटी नहीं कर सकते, उनको नॉन लिविंग या मृत कहते हैं उनको। और इसी को ही साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनल्स और ये साइटोप्लाज्मिक इंक्लूशंस कहते हैं, नॉन लिविंग को। अब पहले हम पढ़ते हैं लिविंग को। सबसे ज्यादा क्वेश्चन लिविंग के ही बनते हैं हमेशा एग्जाम में, क्योंकि इसकी वजह बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये। इनके नाम आप पढ़ लीजिए, अभी डायग्राम में पढ़ाया था साइटोप्लाज्म, अपने आप में साइटोप्लाज्म के हैं ये। प्लाज्मा मेम्ब्रेन की जो मेम्ब्रेन ऑटोमेटिक, वो भी इसी का ही एक भाग है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी पार्टस, माइटोकॉन्ड्रिया जिसको पावर हाउस भी कहते हैं, जिसमें हमारी बॉडी की ऊर्जा स्टोर होती है, ATP ऊर्जा। लाइसोसोम जो बॉडी में आने वाली चीजों को, बैक्टीरिया वगैरह को सेल के अंदर जो आती है उसका, उसको मार देती है, और कई बार आवश्यकता पड़ने पे अपने आप को खुद ही मार देती है, इसलिए इसको सुसाइटल बैग कहते हैं, आत्महत्या की थैली, अपने आप को ही मार देती है कई बार खुद ही खुद में। राइबोसोम्स, इसमें RNA होता है, इसको प्रोटीन फैक्ट्री कहते हैं राइबोसोम्स को। सेंट्रोसोम्स, सेंट्रियोल्स होते हैं इसमें, सेंट्रियोल्स का सेल डिवीजन में कार्य होता है। प्लाज्मोसिन, वैक्यूओलिस, रिक्तिकाएं, खाली स्थान होता है सेल के अंदर, उनको रिक्तिकाएं कहते हैं। ग्रेन्यूल्स, कणिकाएं, और इंटरसेल्युलर फाइबर्स, इनको हम एक एक करके भी मैं पढ़ाऊंगा आपको, अभी आप ऊपर से पढ़ लीजिए इसको। नॉन लिविंग में क्या चीजें आती हैं, ऑर्गेनिक मैटर और इनऑर्गेनिक मैटर, दो चीजें
नॉन लिंक में आती है कि ये अपने आप से मूवमेंट नहीं कर सकती। जैसे कि अब ऑर्गेनिक मैटर दो तरीके का होता है, पहला होता है सोल्यूबल और दूसरा होता है इनसोल्यूबल। जनरली कार्बोहाइड्रेट से हम इसको माना जाता है, सोल्यूबल कार्बोहाइड्रेट्स एंड इनसोल्यूबल कार्बोहाइड्रेट्स। अब सोल्यूबल में क्या चीजें आती हैं, ग्लूकोज, माल्टोज एंड सुक्रोज। सोल्यूज का मतलब कि सोल्यूबल मतलब कि घुलनशील है ये, जो पानी में जो डिजोल्व हो सके। जैसे विटामिन ए एंड विटामिन सी भी सोल्यूबल इन वाटर है, कि जो आराम से घुल सकता है। इनसोल्यूबल, ये घुलते नहीं है। सर जी, हाँ, विटामिन ए इनसोल्यूबल है, विटामिन ए ऑयल में सोल्यूबल है, फैटी एसिड्स में। विटामिन ए। हाँ, सिर्फ विटामिन सी और विटामिन आई थिंक बी, बी कॉम्प्लेक्स जो है वो सारे वाटर सोल्यूबल है। अच्छा, बी कॉम्प्लेक्स है, ओके सॉरी, थैंक यू जी। हाँ बी कॉम्प्लेक्स एंड विटामिन सी। नहीं, मुझे लग रहा है विटामिन ए, मैं बाद में डिस्कस करूंगा आपसे इस बारे में, अभी हम क्लास जी सर, कंटिन्यू रखते हैं। यस सर। इनसोल्यूबल जो है ग्लाइकोजन एंड सैक्रोज, ये इनसोल्यूबल है। और इन ऑर्गेनिक मैटर मतलब है अकार्बनिक आएगा, सॉरी यहाँ पे कार्बनिक लिखा हुआ है, अकार्बनिक पदार्थ की, जैसे कि फॉस्फेट, क्लोराइड, कैल्शियम, सोडियम, पोटासियम। सारे विटामिन ही आएंगे, कुछ विटामिन, पेप्सिन, ट्रिप्सिन एक्सेट्रा, ये हैं इनऑर्गेनिक मैटर्स। न्यूक्लियस, अब ऑलमोस्ट हर सेल का अपना न्यूक्लियस होता है, ऑलमोस्ट बोला है मैंने। और लगभग लगभग एक न्यूक्लियस जरूर होता है हर सेल में। लेकिन ये आरबीसी, रेड ब्लड सेल्स, ये अकेली ऐसी सेल्स है, एक दो और है इसके अलावा, मेनली इसको गिना जाता है कि इसमें न्यूक्लियस नहीं होता। और स्केलेटल मसल्स, और जैसे डब्ल्यूबीसी की सेल्स हैं, बेसोफिल्स, एसिडोफिल्स, उसमें हैं कई, वहां पे जब स्ट्रक्चर उसका पढ़ेंगे तो वहां पर भी दो तीन उसमें मिलते हैं। मेनली स्केलेटल मसल्स जो होती है उसमें एक से ज्यादा न्यूक्लियस होते हैं, अर्थात केंद्रक होते हैं। क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं कि किसका केंद्रक नहीं होता, आरबीसी में नहीं होते हैं, किस में केंद्रक एक से ज्यादा होते हैं, स्केलेटल मसल्स में एक से ज्यादा होते हैं। अब ये न्यूक्लियस का स्ट्रक्चर मैं ऊपर से बता देता हूँ आपको। न्यूक्लियस, अब जैसे कि सेल की अपनी मेम्ब्रेन होती है, सेल का अपना साइटोप्लाज्म होता है, सेल का अपना न्यूक्लियस होता है, इसी प्रकार न्यूक्लियस की भी सारी चीजें लगभग लगभग होती हैं, लेकिन वो ज्यादा नहीं होती है, इसमें कुछ अलग है अंदर। जैसे कि बाहर की जो मेम्ब्रेन है उसको न्यूक्लियर मेम्ब्रेन या जो केंद्रक परत बोलते हैं, उसको भित्ति भी कहते हैं। ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन यहाँ पे मेंशन किया हुआ है, जो बाहर से इसको आवरण किए हुए हैं। इसके भी वही कार्य हैं कि जरूरी चीजों को अंदर डालती है और जरूरी चीजों को बाहर निकालती है। इस मेम्ब्रेन का प्रोटेक्शन का वर्क करती है। ये क्रोमेटिन होता है, क्रोमेटिन, और इसके अंदर क्रोमोसोम्स यानी गुणसूत्र पाए जाते हैं। आपने पढ़ा होगा कि 46 गुणसूत्र होते हैं, 23 जोड़े, जिसकी वजह से सेल डिवीजन भी होता है और बेबी का भी निर्धारण होता है कि लड़की होनी है लड़का होना है। और हर न्यूक्लियस के अंदर न्यूक्लियोलिस होता है, हर न्यूक्लियस में एक न्यूक्लियोलिस होता है। ठीक है, ये हो गया न्यूक्लियस। अब मैं वापस एक बार आपको उन पार्ट्स को पढ़ा देता हूँ, इससे आगे मैं बाद में पढ़ाऊंगा, नहीं तो आप कंफ्यूज हो जाओगे। इतनी चीजें आपकी क्लियर होंगी, ठीक है। ये हम पढ़ चुके हैं, हम पढ़ाता हूँ आपको सीधा यहाँ से। जी, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये हमने स्ट्रक्चर अभी पढ़ा था एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का।
कि इसका कार्य क्या होता है। ये दो तरीके का होता है, एक होता है रफ और एक होता है स्मूथ। मैं बुक से इसलिए पढ़ा रहा हूं ताकि आपको खोजने में भी आसानी हो जाए कि डाटा कहाँ पर है, जो चीज पढ़ाई जा रही है। एक होता है रफ और एक होता है स्मूथ, दो तरीके का होता है अंदर ये। अब देखिए यहाँ पे रुक्स में क्या लिखा हुआ है कि रुक्स का जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है उसमें राइबोसोम्स के कण पंक्ति में सटे होते हैं। मीनिंग कि जो राइबोसोम्स है, राइबोसोम्स के अंदर प्रोटीन होता है, इसको प्रोटीन फैक्ट्री भी कहते हैं, आरएनए भी होता है। तो यानी कि अब ये क्वेश्चन ये बनता है कि राइबोसोम्स के कण कहाँ पे पाए जाते हैं सबसे ज्यादा। वैसे तो ये नॉर्मली फ्लूइड में भी पाए जाते हैं, लेकिन ये जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है उसमें ये चिपके हुए होते हैं। और जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, ये रहा चिकनी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। स्ट्रक्चर में देखा था ना, दो तरीके की होती है, रफ एंड स्मूथ। अब चिकने में क्या होता है, लिपिड्स पाए जाते हैं, लिपिड्स फैट को बोलते हैं। और स्टेरॉइड हार्मोन्स, मींस इसमें हार्मोन्स का संश्लेषण होता है कि सेल के अंदर भी हार्मोन्स का सीक्रेशन होता है, निर्माण होता है। और वो निर्माण ज्यादातर जो होती है चिकनी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम यानी कि स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से होता है। जैसे कि यहाँ पे एक एग्जांपल भी दिया हुआ है कि स्टमक में हाइड्रोक्लोरिक एसिड का जो सीक्रेशंस होता है वो भी स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की एक सेल का इस भाग से, यहाँ से इस HCl का निर्माण होता है। गोल्जी अपार्टस, गोल्जी अपार्टस स्ट्रक्चर याद होगा आपको, बार बार दिखाने की जरूरत तो नहीं लग रही मेरे को, फिर भी दिखा देता हूं। ये रहा गोल्जी अपार्टस, देख लीजिए, इसको गोल्जी अपार्टस बोलते हैं। और ये था स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और ये था रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अभी हम इसको पढ़ रहे हैं गोल्जी अपार्टस। इसका काम होता है कि वेस्टेज को बाहर लेके जाना। और ये अपनी देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है बाहर छोड़ देना। मीनिंग क्या होता है कि जो अंदर का जो वेस्टेज होता है उन चीजों को ये बाहर निकालने का काम करता है। यहाँ से जो जरूरी चीजों को लिया या वेस्ट चीजों को लिया और सेल मेम्ब्रेन के थ्रू सेल से बाहर निकाल दिया, ये गोल्जी अपार्टस का वर्क होता है। माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस भी कहते हैं। और इसका स्ट्रक्चर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में। माइटोकॉन्ड्रिया का स्ट्रक्चर कैसा होता है कि इसका स्ट्रक्चर जो होता है अंडाकार यानी कि सर्कुलर भी होता है, सॉरी इलेप्टिकल भी होता है, और रोड यानी कि सिलेंड्रिकल शेप भी होता है। दोनों शेप में पाया जाता है माइटोकॉन्ड्रिया, सिलेंड्रिकल शेप में भी और इलेप्टिकल शेप में भी। माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर एटीपी एनर्जी स्टोर होती है। और इसके अंदर एक आपने वो पढ़ा होगा कि एटीपी एनर्जी मतलब कि इसके अंदर स्टोर होती है और इसी वजह से इसको पावर ऊर्जा गृह कहते हैं, पावर हाउस कहते हैं, सबसे मेन है इसके अंदर। और इसके अंदर एक रिस्पिरेशन की भी साइकिलिंग होती है। ये रहा सेल रिस्पिरेशन। एग्जाम में क्वेश्चन कई बार आया हुआ है कि सेल रिस्पिरेशन के लिए कौन उत्तरदायी है। ऑप्शन दे देंगे आपको कि माइटोकॉन्ड्रिया, लाइसोसोम या अन्य कुछ भी। तो इसका आंसर है कि सेल रिस्पिरेशन के लिए माइटोकॉन्ड्रिया रिस्पॉन्सिबल है, कि माइटोकॉन्ड्रिया की वजह से ही जो सेल्स में रिस्पिरेशन यानी कि श्वास प्रश्वास होता है। लाइसोसोम, लाइसोसोम ये क्या काम करता है कि जो बैक्टीरियाज वगैरह आ जाते हैं एक्स्ट्रा, जो शरीर में नहीं होने चाहिए, या सेल्स के अंदर जो चीज एक्स्ट्रा बन गई है उसको नष्ट करना है। जैसे कि हमारे शरीर में और लगभग जैसे कि WBC वर्क करती है। WBC क्या करती है कि बाहर से जैसे कि कोरोना का वायरस आया है, अब उसके अगेंस्ट एंटीबॉडीज बनाई है, उसको नष्ट कर दिया। यहाँ पे लाइसोसोम भी एक तरीके से फाइट करती है सेल के अंदर। और इसका जो शेप है
वो भी इलिप्टिकल एंड सर्कुलर होता है, गोलाकार थैली के समान इसका स्ट्रक्चर होता है। और ये हाइड्रोलाइटिक एंजाइम उत्पन्न करती है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको आप नोट कर लेंगे कि हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स जो है कहाँ से उत्पन्न होते हैं, वो लाइसोसोम से उत्पन्न होते हैं। और इससे कोशिका के भीतर प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, वसा, आरएनए, डीएनए के बड़े अणु को, मीनिंग क्या है कि जैसे कि हमारा मेटाबॉलिज्म होता है ना, कि हमने एक रोटी का बड़ा टुकड़ा खाया है, उसको छोटे छोटे पीसेज में मुंह में डिवाइड कर देते हैं और अंदर जाकर के वो खाने का टुकड़ा और भी कई कई चीजों में छोटे छोटे में डिवाइड हो जाता है। ठीक इसी प्रकार सेल के अंदर भी जो बड़े बड़े अणु होते हैं उनको डिवाइड करके छोटा छोटा कर दिया जाता है, ये कार्य लाइसोसोम का होता है। और तो और कई बार जब इसको खुद ऐसा लगता है कि ये खुद एक्स्ट्रा है सेल के अंदर, तो ये अपने आप को भी खत्म कर देती है, मीनिंग सुसाइड कर लेती है, आत्महत्या कर लेना। ये अकेला ही ऐसा जो आत्महत्या करती है, इसीलिए इसका नाम ही रख दिया गया आत्महत्या की थैली, जो अपने आप को ही मार दे, वो थैली जो खुद ही को खुद ही मार दे। सुसाइटल बैग किसको कहते हैं, पेपर में आता है कई बार, सुसाइटल बैग कौन है, लाइसोसोम इज द सुसाइड बैग, आत्महत्या की थैली लाइसोसोम को कहते हैं। राइबोसोम्स, राइबोसोम्स का क्या, यहां से क्वेश्चन ये आता है कि राइबोसोम्स में क्या होते हैं, इसमें आरएनए होते हैं, राइबो न्यूक्लिक एसिड, इसकी फुल फॉर्म बहुत बार एग्जाम में पूछी जाती है। आरएनए की फुल फॉर्म क्या है, राइबो न्यूक्लिक एसिड, दिया भी है यहाँ पे, राइबो न्यूक्लिक एसिड आरएनए की फुल फॉर्म है ये। और इसमें लगभग 60% जो प्रोटीन होता है, क्योंकि सेल का ज्यादातर प्रोटीन राइबोसोम्स में होता है, इसीलिए, और इसमें इसका सीक्रेशंस भी होता है, अर्थात इसमें बनते भी हैं ये, और इसीलिए इसको प्रोटीन फैक्ट्री कह देते हैं। तो एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि प्रोटीन फैक्ट्री किसको कहते हैं, तो राइबोसोम्स को प्रोटीन फैक्ट्री कहते हैं। सेंट्रोसोम्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये है पॉइंट ये, इसके बिना सेल जो है डिवीजन हो ही नहीं सकता। सेंट्रोसोम्स का काम होता है कि जब सेंट्रोसोम्स ये क्या होते हैं, सिलेंड्रिकल शेप में होते हैं, छड़ की आकृति के, और जब जैसे कि जो रिप्रोडक्शन का कार्य होता है ना सेल के अंदर, जब सेल सेल डिवीजन का, सॉरी, सेल जब डिवाइड होते हैं तो सेंट्रोसोम्स अलग अलग पोल पे जाकर के जो क्रोम्स अंदर के गुणसूत्र होते हैं उनको बाहर खींचता है, और खींचने का उसके, क्योंकि उसके बाद में जो हम सेल डिवीजन में हम पढ़ेंगे ना कि वहां पे आता है प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज और टेलिकोफेज, वो उसके बाद की फिर स्टार्ट होती है चीजें, क्योंकि सेंट्रोसोम्स का ही उसमें सबसे बड़ा योगदान है सेल डिवीजन के अंदर। और जिसके अंदर सेंट्रोसोम्स नहीं होते उस सेल के अंदर कभी भी सेल डिवीजन नहीं होता। जैसे कि यहाँ पे दिया हुआ है साफ साफ कि तंत्रिका कोशिकाओं में, मीनिंग की जो नर्वस नर्व की जो सेल्स होती हैं, तंत्रिका यानी कि जो नर्वस सिस्टम की जो सेल्स हैं उसके अंदर सेंट्रोसोम्स नहीं होते, सॉरी सेंट्रियोल्स नहीं होते, सर मैंने उल्टा बता दिया। अरे जो मैं बता रहा था वो सेंट्रियोल्स होता है, ठीक है, सेंट्रियोल्स नहीं होते, और सेंट्रियोल्स नहीं होते इसकी वजह से जो ये जो तंत्रिका कोशिकाओं का सेल डिवीजन नहीं होता। अर्थात इसका मतलब क्या है कि एक बार कोई नर्व डैमेज होगी, जैसे बोलते हैं ना ऑपरेशन हो गया, ऑपरेशन होने के बाद में वो नर्व दोबारा कभी नहीं बन सकती, एक बार वो नर्व कट गई तो दोबारा नहीं बन सकती, क्यों, क्योंकि उसके अंदर सेंट्रियोल नहीं होता। अब सेंट्रियोल नहीं होएगा तो सेल ग्रोथ नहीं होएगी, सेल डिवीजन नहीं होएगा, सेल डिवीजन नहीं हो रहा है तो फिर वो काम वहीं पे बंद हो जाएगा। ये वाले सिंपल से हैं। अब मैं वापस आपको पीपीटी से पढ़ाता हूँ। अच्छा, पहले मैं एक बार थोड़ा फीडबैक ले लेना चाह रहा हूँ कि ज्यादा थ्योरी तो नहीं हो रही है, आप लोगों को समझ आ रहा है, एक बार प्लीज जी मैसेज करके बता दीजिए। जी राहुल सर, बहुत अच्छा।
ठीक है, थैंक यू जी। मैं आगे कंटिन्यू करता हूँ। अरे क्या हो गया, ये रहा। अब आते हैं इसके ऊपर, न्यूक्लियस। अब न्यूक्लियस की ये चीज मैंने आपको पढ़ा दिया था पहले, मैं फिर दोबारा बता देता हूँ कि आरबीसीज में न्यूक्लियस नहीं होता है, और स्केलेटल मसल्स में कई कई न्यूक्लियस होती हैं। न्यूक्लियस के अंदर क्रोमेटिन यानी कि इसके क्रोमोसोम्स होते हैं, इसको गुणसूत्र कहते हैं। इसकी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है, इसके अंदर न्यूक्लियोलिस होता है, इसको उपकेंद्रक भी कहते हैं। ये रहा। अब ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट मैंने छाट छाट के लिखे हैं, आप सभी पॉइंट्स को लिख लेंगे कि केंद्र की ऊपरी परत को क्या कहते हैं, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। एग्जामिनर कैसे भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन किसको बोलते हैं, कि जो न्यूक्लियस के जो ऊपर की परत है उसको न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कहते हैं। अब न्यूक्लियस के भीतर विद्यमान जो द्रव है उसको क्या कहते हैं, उसको कहते हैं न्यूक्लियोप्लाज्मा या केंद्रक द्रव्य कहते हैं। जैसे कि सेल के अंदर साइटोप्लाज्म था, उसी प्रकार जो न्यूक्लियस के अंदर ये न्यूक्लियोप्लाज्म है, न्यूक्लियोप्लाज्म, और हिंदी में बोलेंगे इसको केंद्रक द्रव्य। दोनों लैंग्वेज में लिखा हुआ, पढ़ लीजिए। अब न्यूक्लियोप्लाज्मा में सूत्रवत अर्थात धागे की तरह रचनाएं पाई जाती है। दिखाई दे रही धागे की तरह रचनाएं दिख रही होंगी आपको, ये धागे की टाइप के, देखो ऐसे जैसे धागा लपेट के रखा हुआ हो न्यूक्लियस के अंदर, इनको बोलते हैं क्रोमोसोम्स। और ये डीएनए और हिस्टोन्स जो होते हैं क्रोमेटिन मिलके बनाते हैं, और प्रत्येक क्रोमेटिन में कई क्रोमोसोम्स होते हैं। ये देखिए, ये आपको दिखाई दे रहा है कि क्रोमेटिन जो है उसके अंदर अनेकों क्रोमोसोम्स होते हैं। क्रोमोसोम्स यानी कि गुणसूत्र। और हमारे इंसानों में ये क्वेश्चन आता है कि मनुष्य में कितने क्रोमोसोम्स होते हैं। अगर आंसर सिंपल दिया मिलेगा तो लिखेंगे 46। अगर जोड़े में क्वेश्चन पूछा जाता है तो बताएंगे कि 23 पेयर, कि 23 जोड़े गुणसूत्र इंसानों में होते हैं। अगर ये गुणसूत्र कम या ज्यादा हुए तो वो इंसान नहीं होगा, कुछ और होगा, वो जानवर होगा, एलियन बनेगा, कुछ भी बन सकता है, वो इंसान नहीं बनेगा। अगर गुणसूत्र ऊपर नीचे हो गए तो ये जो क्रोमोसोम्स पर लड़ी के रूप में अनेकों सूक्ष्म रचनाएं विद्यमान होती है जिन्हें जीन कहते हैं। मान लीजिए ये क्रोमोसोम्स हैं, ठीक है, ये आपको स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है। अब इसके लड़ी के रूप में जैसे कि यहाँ पे चिपके हुए हैं, ये इनको जीन्स कहते हैं। इस लड़ी के ऊपर किनारे पर चिपके हुए हैं, इनको क्या कहते हैं, जीन्स, जीन। और जीन के ऊपर ही डिपेंड करता है, क्योंकि जीन जीन आर रिस्पॉन्सिबल फॉर हेरिडिटरी कैरेक्टरिस्टिक्स। मीनिंग क्या है कि वंशानुगत आदतें होती है ना, कि इसके पिताजी बड़े बहादुर थे, बेटा भी बहादुर है। पिता डरपोक था, बेटा भी डरपोक है। पिता बहुत बुद्धिमान था, बेटा भी बुद्धिमान है। जो पेरेंट्स की जो हेरिडिटरी कैरेक्टर्स जो आते हैं, आदतें भी आती हैं, उनके गुण क्वालिटीज आती हैं, इन क्वालिटीज आती हैं, वो इन जीन्स की वजह से ही आती है। और जीन्स कहाँ पर होती हैं, ये क्रोमोसोम्स पर होती हैं, लड़ी के रूप में होती है, इन पे चिपके हुए होती हैं, सूक्ष्म छोटे 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 इस प्रकार जीन्स होते हैं। न्यूक्लियस के अंदर एक छोटी सी गाड़ी नहीं आएगा, गाढ़ी होगा, ये गाढ़ी, ठीक है। न्यूक्लियस के अंदर एक छोटी सी गाढ़ी अर्थात की स्टिकी, जिसको थोड़ा सा, एक तो होता है लिक्विड, एक होता है थोड़ा चिपचिपा, गोल संरचना होती है जिसको उपकेंद्रक या न्यूक्लियोल्स बोलते हैं। देखो ये दिखाई दे रहा है आपको, ब्लू कलर का जो स्ट्रक्चर है, कि न्यूक्लियोलिस इसको कहते हैं। और दूसरा कि इससे ज्यादा डीप क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हमारे एग्जाम में, सिर्फ बाहर से क्वेश्चन, स्ट्रक्चर बेस्ड क्वेश्चन आते हैं हमेशा एग्जाम में, कि जैसे कि न्यूक्लियोलिस कहाँ पर है, कि गुणसूत्र कहाँ होते हैं, केंद्र की बाह्य परत को क्या कहते हैं, कि किस में न्यूक्लियस नहीं होता, किस में न्यूक्लियस बहुत ज्यादा होते हैं। ये क्वेश्चन आते हैं हमारे एग्जाम में, कि किसका कार्य वेस्टेज को बाहर निकालना है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन का काम क्या है, कौन जो है अपने
आत्महत्या की थैली, सुसाइडल बैग किसको कहते हैं, कि एनर्जी किसमें, पावर हाउस किसको बोलते हैं। स्ट्रक्चर बेस्ड जो क्वेश्चन है हमारे एग्जाम में ये आते हैं। इतने बहुत ज्यादा डीप आप ना मत पढ़ो, उससे ज्यादा डीप आएंगे ही नहीं क्वेश्चन, वो अभी के लिए टाइम वेस्ट होगा आप लोगों का। तो सिर्फ ऊपर ऊपर से आप पढ़ेंगे, आप लोगों के लिए ज्यादा अच्छा रहेगा। अभी समय है हमारे पास, है, हम आगे हम सेल डिवीजन पढ़ लेते हैं। एक बार आप बता दीजिए मैसेज करके, सेल डिवीजन कराऊं मैं आज आपको? आपकी हालत है अभी समझने की ओर? मैं तो करा दूंगा अभी सेल डिवीजन, ठीक है, ओके जी, मैं भी कराता हूँ सेल डिवीजन, ओके, थैंक यू। देखिए सेल डिवीजन, अब सेल डिवीजन में ज्यादा अंदर का नहीं पढ़ाऊंगा, नहीं तो आपको कुछ समझ नहीं आएगा, मैं ऊपर ऊपर से जाऊंगा। वो पिक्चर मैंने इसलिए लिए है, इससे आपके कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे पिक्चर से। अब देखिए सेल डिवीजन मतलब कि कोशिका विभाजन, एक कोशिका से दो कोशिका बनते हैं। एक बार मैं पेन से आपको कुछ समझाना चाहूंगा। मानते हैं कि ये एक छोटी सी सेल है, अब इससे दो सेल बनी, डिवाइड हुई है, एक बनी है ये और दूसरी बनी है यहाँ पे। अब इसके अंदर 46 गुणसूत्र थे, क्रोमोसोम्स थे, ठीक है, 46। अगर ये इसमें भी 46 और 46 दोनों में 46 होते हैं, तो इसको बोलते हैं सूत्री विभाजन, मीन मिटोसिस। अगर यहाँ पे इसकी 46 के जगह पे 23 होते हैं, 23 वैसे 23 में 4 होते हैं, लेकिन मैं इसी में स्ट्रक्चर में बता रहा हूं आपको। अगर ये 23 होते हैं, उसको बोलते हैं, ये रहा, म्योसिस। सेल डिवीजन दो तरीके से होता है, ये अर्ध रे ऊपर आएगा, टाइपिंग मिस्टेक है, ये रे ऊपर आएगा, अर्ध सूत्री विभाजन, अर्ध, ठीक है। सेल डिवीजन दो तरीके से होता है, एक तो होता है मिटोसिस बोलते हैं हिंदी में सूत्री विभाजन, और दूसरा होता है मियोसिस या अर्धसूत्री विभाजन। देखो देवी रेखा ये रहा, 4 भागों में बटा हुआ रहा, 1 2 3 4, इन सभी में 23 गुणसूत्र होते हैं, क्रोमोसोम्स होते हैं, 23 होते हैं हर एक में। और अगर मैं इसकी बात करूं, इसमें 46 होते हैं दोनों में। अगर 46 नहीं है तो ये इंसान का सेल नहीं है, किसी और का सेल है। और यहां पे एक चीज और मैं आपको समझा दूं, सेल डिवीजन क्यों जरूरी है। सेल डिवीजन, मान लिया कि हमारा एक्सीडेंट हो गया और कोई शरीर का पार्ट कट गया, अब सेल अपने आप उसको रिपेयर करती है, और रिपेयर करेंगे तो एक्स्ट्रा सेल भी चाहिए। और दूसरा आप इस तरीके से समझो कि ये लीवर है बच्चे का, और ये बड़े आदमी का लीवर है। अब बच्चे का छोटा सा मान लेते हैं कि आधा 1 किलो का बच्चे का लीवर है, और बड़े आदमी का 3 किलो का लीवर है। अब ये 1 किलो से 3 किलो बनने में ऐसे तो नहीं बनेगा ये। और आप ध्यान, ये हमेशा ध्यान रखना, सेल का भी, सेल का साइज बच्चे में भी उतना ही होता है और बड़े में भी सेल का साइज उतना ही होता है, सिर्फ बढ़ता क्या, नंबर ऑफ सेल्स। मान लेते हैं कि बच्चे का जो 1 किलो का लीवर था, उसके अंदर की 100 सेल्स होती हैं। लीवर की सेल को हिपैटिक सेल्स बोलते हैं। आप मान लो कि लीवर में 100 सेल्स हैं बच्चे की, जिसका 1 किलो है, लेकिन जो 3 किलो है उसमें हम मान लेते हैं कि यहाँ पे 1000 सेल्स हो गई, इसीलिए इसका वेट बढ़ गया, कि आदमी बड़ा हो गया, बच्चे से बड़ा हो गया। तो हमेशा नंबर ऑफ सेल्स इंक्रीज होती हैं। और दूसरा यहाँ पे आप, मैं कैंसर को भी बता देता हूँ, कैंसर किसको बोलते हैं। कैंसर इज द मल्टीप्लिकेशन ऑफ सेल्स, यानी कि
जब ये जैसे कि सेल डिवीजन हो रहा है ना, ये सेल डिवीजन जब अनियंत्रित हो जाए, मान लेते हैं कि सेल के ऊपर, मेरी स्किन आपको दिख रही है, स्किन में हाथ के ऊपर ये यहाँ पे सेल डिवीजन हो रहा है। अब आवश्यक, ठीक है, चोट लगी थी, वो पूरा हो गया, लेकिन वो डिवीजन होता जा रहा है, होता जा रहा है, मीनिंग कि सेल बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है। फिर क्या होगा, गांठ सी बनने लगेगी, जिसको हम पहले सामान्यतः ट्यूबरकुलोसिस बोलते हैं, गांठ सी बन गई। और जब वो अनियंत्रित हो जाएगी, फिर वो आगे जाकर के उसको हम कैंसर कभी बोल देते हैं। वही कैंसर होता है कि सेल डिवीजन रुक ही नहीं रहा है, बिना कंट्रोल के सेल डिवीजन होता जा रहा है, होता जा रहा है। यही कैंसर है। इसीलिए ये इतनी बड़े, इतनी सूक्ष्म है, इसको ट्रीट करना बड़ा ही डिफिकल्ट होता है। इसलिए कैंसर से ज्यादातर लोगों की मौत ही हो जाती है, क्योंकि सेल डिवीजन की वजह से ही कैंसर होता है। अब हमें पढ़ना क्या है, पढ़ना हमें बस खाली नाम पढ़ना है, इसके ज्यादा अंदर मत जाना, क्योंकि हमारे पेपर में नहीं आएगा। मैं थोड़ा थोड़ा आपकी नॉलेज के लिए बता दूंगा होता क्या है। आपको ये याद कर लेना है कि मिटोसिस में ये 4 स्टेजेस होती हैं। एक तो इंटरफेज होता है, जैसे कि आपको दिखाई दे रहा है इंटरफेज। इंटरफेज को छोड़ दो आप, वो हमारे सिलेबस में नहीं है। हमें सिर्फ पढ़ना है प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज एंड टेलोफेज। इसको बोलते हैं पूर्वावस्था, मध्यावस्था, परिचय नहीं, कुछ गड़बड़ है, पश्च होएगा, स है ये स, पश्चावस्था, पश्च यानी कि बाद की अवस्था, और ये आएगा अंत्यावस्था। हिंदी मिस्टेक है ये, अंत्यावस्था। ठीक है, आप इंग्लिश में याद कर लीजिए, आसान है। PMET, जैसे मैंने बताया था कि सबकी अपनी अपनी टेक्निक है याद करने की। हमने कहा था कि पूजा, माधवी, आर्य, तान्या, या PMAT। आप किसी भी तरीके से कोई भी टेक्निक, कोई भी ट्रिक बना करके आप इसको याद कर सकते हैं। पहले वर्ड से आप अपनी ट्रिक बना लीजिए। PMET, PM आता है कुछ भी, कि P से प्रोफेज, M से मेटाफेज, A से एनाफेज, T से टेलोफेज। अब इसमें होता क्या, थोड़ा थोड़ा मैं आपको बता देता हूँ। ये रहा प्रोफेज, ये वाला स्ट्रक्चर आपको दिखाई दे रहा है। प्रोफेज के यहाँ पे 2 स्ट्रक्चर दिए हुए हैं, ये रहा अर्लियल प्रोफेज और लेट प्रोफेज, दिखाई दे रहा होगा। इसमें आप ये समझिए कि जो मैंने बताए थे ना, सेंट्रियोल्स अपने अपने पोल पे जाते हैं और वहां जाकर के थोड़ा थोड़ा खींचना शुरू करते हैं क्रोमोसोम्स को, गुणसूत्रों को, कि इसमें प्रोफेज, ठीक है, हाँ, वहां पे चलेगी। और मेटा में क्या होगा, ये देखो सेंटर में आ गए, मेटा यानी कि मिडल, बीच में आ जाना, क्रोमोसोम्स सेंटर में आ गए। इसमें अलग अलग थे, मिक्स हो रखे हैं, लेकिन यहाँ पे एक सेंटर में आ गए हैं। और जो तीसरी है एनाफेज, इसको बोलते हैं पश्चावस्था, इसमें क्या होगा, अलग अलग हो जाएंगे, वो अलग कोने पे चला जाएगा। यानी कि जो सेंट्रियोल्स हैं, इन गुणसूत्रों को अपनी अपनी तरफ खींचने लगेंगे। देखिए खींच के, यहाँ पर तो ये सेंटर में थे, मेटाफेज में ये गुणसूत्र सेंटर में पड़े हुए हैं, और एनाफेज में देखेंगे कि एक ऊपर चला गया, ये ऊपर जा रहे हैं और ये नीचे जा रहे हैं, कि दोनों पोल्स, जैसे कि पोल्स होते हैं मैग्नेट के भी, ये पोल्स की तरह खींचते हैं। तो इसमें आधे जो क्रोमोसोम्स हैं वो ऊपर जाते हैं और आधे नीचे की तरफ जाते हैं। और टेलोफेज में क्या होता है, टेलोफेज में पूरी तरीके से ऊपर चले जाते हैं और दोबारा से जो न्यूक्लियस की मेम्ब्रेन दोबारा से डेवलप हो जाती है। और इसके बाद में जो डिवाइड होते हैं, इसको बोलते हैं क्या था, साइटोसोम्स है ना। उसको साइटोलॉजी कहते हैं। एक होता है काइनेसिस, और ये चलो हमारे सिलेबस में नहीं, इतना ही पढ़ो, आप छोड़ दो। प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टेलोफेज। प्रो में क्या होता है कि सामान्य से हल्का हल्का खींचना शुरू होता है। मेटा में ये बीच में आ जाते हैं। एना में ऊपर की तरफ जाने लगते हैं गुणसूत्र। और टेलोफेज में पूरा अच्छे से चले गए हैं और उसके तरफ मेम्ब्रेन बन गई है। और इसके बाद में
साइटोलॉजिस्ट में जो होता है उसमें दोनों सेल अलग हो गए, डिवाइड हो गए हैं। ये होता है मिटोसिस में। मिटोसिस सूत्री विभाजन। थोड़ा सा दिक्कत आ रही होगी आपको समझने में, क्योंकि टॉपिक एक लेक्चर में इतनी जल्दी से नहीं कराया जा सकता। अब मिसोसिस जो है इसको अर्धसूत्री विभाजन कहते हैं। सेल डिवीजन दो प्रकार का होता है, एक ये लिखा हुआ है मिटोसिस और दूसरा मियोसिस। हिंदी में बोलते हैं सूत्री विभाजन और इसको बोलते हैं अर्धसूत्री विभाजन। इसके अंदर दो भाग में डिवाइड होता है, एक को बोलते हैं मिसोसिस 1 और दूसरी को बोलते हैं मिसोसिस 2। होते हैं चारों के चारों फेज इसमें भी है, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टेलोफेज, दोनों में यही होते हैं। अब इसमें डिफरेंस मैंने बताया था, देखो यहाँ पे मैंने लिखा हुआ भी है, पीछे डायग्राम से बताया था कि 46 हैं, एक सेल से डिवाइड होके दोनों में बराबर के क्रोमोसोम्स हैं, तो वो कौन सा है डिवीजन, उसको मिटोसिस कहते हैं। और पूरी बॉडी में मिटोसिस होता है। ओनली जो हमारे स्पर्म है अर्थात शुक्राणु और डिंब यानी कि जो एग है, स्पर्म जो मेल में होता है और एग जो होता है फीमेल में होता है, ओनली स्पर्म और एग में ही मियोसिस होता है। और इसके अलावा और जितने भी सेल्स हैं हमारी बॉडी के अंदर, उसके अंदर ये वाला सेल डिवीजन पाया जाता है जिसको मिटोसिस कहते हैं। ठीक है, अब इसमें आप सिंपल इतना सा ध्यान रखेंगे, पूरा स्ट्रक्चर आपको समझने की जरूरत नहीं है, जिसको समझना वो अलग से बोल देना। अब यहाँ पे जो है कि 23 की चार सेल्स बनती है। आप इसमें बस ये याद रखना कि मियोसिस में दो भाग में होता है, मियोसिस 1 एंड मियोसिस 2। मियोसिस 1 में एक सेल के दो भाग बन जाते हैं, जैसे ये रहा 1 2, दो भाग में बट गई। और मियोसिस 2 में चार भाग में डिवाइड हो जाता है, 1 2 3 और 4। ये होता है मियोसिस सेल डिवीजन। नीचे देखिए, मिटोसिस में एक सेल की दो सेल्स बनती है। इससे पहले वाला जो एक सेल की दो सेल बनती है किसमें, मिटोसिस में, यानी सूत्री विभाजन में। और दोनों में 46 क्रोमोसोम्स होती हैं। ये क्वेश्चन बन सकता है कि दो सेल्स किसकी बनती है या 46 क्रोमोसोम्स किस सेल डिवीजन में होता है, तो मिटोसिस में होता है। और मियोसिस में अर्धसूत्री विभाजन में एक सेल से चार सेल बनते हैं। नोट कीजिए, चार सेल वाला पॉइंट ही एग्जाम में आता है कि चार सेल ये दिख रहे हैं ना लास्ट में, यहां से देखो एक से शुरू हुई थी, एक से 1 2 3 4 सेल बन गई है और सभी में 23 क्रोमोसोम्स होते हैं। ये था सेल डिवीजन। ठीक है, हो गया। मैं एक लास्ट ये और करा देता हूं आपको, सेल वाला टॉपिक कंप्लीट ही हो जाएगा। अब मैं जैसे कि हमारी जो मान्यता है कि सेल की बच्चा बेटी होनी, अक्सर लेडीज को दोष ठहराया जाता है कि लेडी की वजह से उसको घर से निकाल देते, पुराने जमाने में होता था। लेकिन आप मन से बिल्कुल निकाल देना, ये मेल की वजह से होता है। मेल पे डिपेंड करता है कि लड़का होगा या लड़की। क्योंकि देखिए यहाँ पे आप देखिए कि मदर में XX दो ये गुणसूत्र होते हैं और फादर में XY। अब XY देखिए फादर में होते हैं, यानी कि XY का जो भी होगा जोड़ा वो मेल होगा और डबल X का जो जोड़ा होगा वो फीमेल होगा। हम मानते हैं कि पहले फादर का X गया और मदर का X गया, तो दो X मिलके डबल X हो गए, ये रहा। तो क्या पैदा होगी, लड़की पैदा होगी। जब दोनों के XX मिल जाएंगे तो डबल X किस में होता है, डबल X फीमेल में होता है, तो लड़की पैदा होगी। अब फादर का जब Y जाएगा Y और मदर का जब X जाएगा तो XY मिलके क्या होगा, XY मिलके बेटा होगा। तो ये इसके लिए लड़का होना या लड़की होनी, इसके लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है, मदर नहीं है, फादर इज रिस्पॉन्सिबल। कि उसको बार बार लड़कियां पैदा हो रही हैं, फादर में कुछ कमी है कि उसका बार बार एक्स ही रिलीज हो रहा है, जिसकी वजह से बार बार लड़की पैदा हो रही है। क्योंकि मेल में फीमेल में तो होते ही एक्स एक्स है, वो क्या करे बेचारे।
जब वाई जाएगा तब जाके बेटा हो जाएगा तो बेटी होगी। अब लास्ट कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ लेते हैं कि कोशिका की क्या क्या विशेषता है। रिस्पिरेशन, कोशिका अपने आप रिस्पॉन्सिबल कौन है, माइटोकॉन्ड्रिया रिस्पॉन्सिबल है सेल के लिए कि अपने आप इसमें श्वास प्रश्वास की क्रिया होती है। एजिमुलेशन, एजिमुलेशन क्या होता है कि इसके अंदर ऊर्जा उत्पन्न होती है जैसे एटीपी एनर्जी। एक्सक्रिएशन, ये अपनी वेस्ट को भी बाहर निकालता है, जैसे हम बाहर निकालते हैं यूरिन को, स्टूल को बाहर निकाला जाता है लार्ज इंटेस्टाइन से। इसी प्रकार जो सेल भी एक्सक्रिएट का काम एक्सक्रिएट करती है अपने वेस्ट मटेरियल को, उसका भी अपना प्रोसेस है गोल्जी पार्टस के थ्रू। और ग्रोथ एंड रिपेयर, कि कुछ टूट फूट हो गई अपने आप ही ठीक भी हो जाएंगी, अपने आप बढ़ भी जाएंगी। रिप्रोडक्शन, जैसे अभी हम रिप्रोडक्शन पढ़ा था हमें, मिटोसिस माइसोसिस, अपने आप ही ये रिप्रोडक्शन का भी काम करती है, अपने आप ही रिप्रोडक्शन होता है इसके अंदर। और इरिटेबिलिटी, उत्तेजनशीलता मतलब सेंसिटिविटी। और मूवमेंट, ये मूव भी कर सकती है, जैसे कि आरबीसी सबसे बड़ा एग्जांपल है, ब्लड के अंदर आरबीसी मूव करती रहती हैं, तो ये मूवमेंट भी होती है इसके अंदर। तो इस प्रकार ये सेल का हमारा कंप्लीट हुआ। किसी का कोई जरूरी क्वेश्चन हो तो पूछ सकते हैं, और फिर मैं क्वेश्चन पूछना स्टार्ट करता हूँ।